वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और कीनिया के सदर के दरमियान दो तरफा मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान हुआ मुफाहिमतनामों का तबादला। खेल, डिजिटल, आला तालीम और सकाफती ताल्लुकात को फरोग देने पर इत्तेफाक राय। दिफा, शफाफ तवानाई पर हुई गुफ्तगू। मैरी टाइम सिक्योरिटी पर विजन डॉक्यूमेंट जारी करने पर हुआ इत्तेफाक। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास का दूसरा दिन आज। लोकसभा में जम्मू कश्मीर से मुताल्लिक दो अहम बिल, जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन तरमीमी बिल 2023 और जम्मू कश्मीर तंजीम नौ तरमीमी बिल 2023 पर बहस जारी। राज्यसभा में मुल्क की इक़्तिसादी सूरत हाल पर कलील मुद्दती बहस। तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश के साहिल से टकराया गिरदाबी तूफान मिचोंग। इलाके में तेज बारिश शुरू। तमाम सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजामिया तैयार। इसरो ने चंद्रयान 3 के अहम हिस्से को जमीन के मदार में वापस लाने में कामयाब। इसरो के कामयाब तजुर्बे से मुस्तकबिल में चांद से लाए जा सकेंगे नमूने। और जूनियर हॉकी आलमी कप में भारतीय मर्दों की टीम की शानदार कारकर्दगी। भारतीय टीम ने जनूबी कोरिया को 4-2 से दी शिकस्त। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डाल लेते हैं। कीनिया के सदर विलियम सामोई रूटो ने नई दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ दो तरफा मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान ये मुलाकात नई दिल्ली के हैदराबाद में हुई और कीनिया के सदर भारत के 6 रोज़ा दौरे पर हैं। और दोनों ममालिक के दरमियान 5 मुफाहिमतनामों का तबादला हुआ। इन मुफाहिमतनामों में खेल, डिजिटल, आला तालीम और सकाफती ताल्लुकात को फ़रोग देने पर इत्तेफाक किया गया। वहीं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स और कीनिया के ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स के दरमियान भी एक मुफाहिमतनामे पर दस्तखत किए गए। भारत ने ज़राअत के शोबे में ताउन और जदीद खेती को फ़रोग देने के लिए कीनिया को $250 मिलियन का कर्ज देने पर भी इत्तेफाक किया। दो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्थाओं के रूप में हमने अपने अनुभव साझा करने पर सहमति जताई। कीनिया के कृषि क्षेत्र का आधुनिकीकरण करने के लिए हमने $250 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान करने का भी निर्णय लिया है। आधुनिक समय की जरूरतों के अनुसार हम टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में अपना सहयोग बढ़ा रहे हैं। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत की उपलब्धियों को कीनिया के साथ साझा करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। इस महत्वपूर्ण विषय पर आज किए जा रहे समझौते से हमारे प्रयासों को बल मिलेगा। दोनों ममालिक के दरमियान दिफा और साफ तवानाई के शोबों के हवाले से भी बातचीत हुई। दोनों ममालिक बहरे हिंद से जुड़े हुए हैं। ऐसे में दोनों ममालिक ने मैरी टाइम सिक्योरिटी के हवाले से विजन डॉक्यूमेंट जारी करने पर भी इत्तेफाक किया। हिंद महासागर से जुड़े हुए देशों के रूप में मैरीटाइम सिक्योरिटी, पायरेसी और ड्रग ट्रैफिकिंग हमारी साझा प्राथमिकता के विषय हैं। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए हम मैरीटाइम कोऑपरेशन पर जॉइंट विजन स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं। कीनिया और भारत का करीबी सहयोग इंडो पैसिफिक, उसमें हमारे सभी प्रयासों को बल देगा। भारत और कीनिया एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए
सबसे गंभीर चुनौती है। इस संबंध में हमने काउंटर टेररिज्म के क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ाने का निर्णय लिया है। कीनिया के सदर ने मुश्तरका बयान के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी को G20 के कामयाब इनेकाद और G20 की अफ्रीकी यूनियन की रुकनियत दिलाने पर मुबारकबाद पेश की। I have congratulated Prime Minister Modi for successfully hosting the G20 and for successfully championing the cause of the African people, the 1.4 billion people in our continent. That today, because of Prime Minister Modi's engagement and championship, the Africa Union is now a member of the G20. I have also congratulated Prime Minister Modi for his leadership in the Global South and for summoning us in the Global South to the Voice of the Global South Summit that I was privileged to attend virtually. कीनिया के सदर ने भारत के तरक्याती सफर खास तौर पर रिहाइश जैसी बुनियादी सहूलियात वाली स्कीमों की तारीफ की। उन्होंने भारत के साथ सोलर अलायंस और बिग कैट अलायंस जैसी आलमी मुहिमों में भारत के साथ हिस्सा लेने के बारे में भी बात की। Kenya has joined the Alliance of Biofuels and also the Solar Alliance as we tap into our renewable assets in Kenya. I have told Prime Minister Modi that Kenya has 92% of its grid as green, and we are well underway in being a hub for green manufacturing and green industrialization, and we will want to share in the experience of India and some of their manufacturing capabilities that require green energy can have a safe place in Kenya. पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के दूसरे दिन जम्मू कश्मीर से मुतालिक 2 अहम बिल आज लोकसभा में पेश किए गए, जिस पर बहस जारी है। जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन तरमीमी बिल 2023 में दर्ज फहरिस्त जातों और दर्ज फहरिस्त कबाइल के लिए रिजर्वेशन का इंतजाम है, जबकि जम्मू कश्मीर तंजीम नौ तरमीमी बिल 2023 में हदबंदी के बाद इलाकाई तवाजुन पैदा करने की कोशिश की गई है। जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023, जम्मू कश्मीर पुनः गठन संशोधन विधेयक 2023। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। आपको लोकसभा में मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अब हालात काफी तब्दील हो गए हैं। पहले पथराव होते थे, लोगों को मारा जाता था, आज कोई पथराव 370-35 के बाद नहीं हो रहा है। 2011 की घटना बताता हूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, तिरंगा झंडा में नहीं फहराने दिया, जेल में डाला था 2 विपक्ष के नेताओं को, लोकसभा के भी और राज्यसभा के। लेकिन आज लाल चौक पर भी क्या कश्मीर की गली गली में तिरंगा झंडा फहराया जाता है। ये बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अगर और उदाहरण चाहिए तो और भी मिलेंगे, अब इस पे चर्चा होगी। लेकिन कलकत्ता में वहां पर बैठकर विकसित भारत की यात्रा को ना निकालने दिया जाए। देश में जो विकास नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है, उन गाड़ियों को वहां पर बंद कर दें और आप जेल में डाल दें। ये आपने बंगाल को क्या किया है, ये सुधार कश्मीर में हुआ है जो बंगाल को आपने बिगाड़ने का काम किया है। सरमाई इजलास के दूसरे दिन आज राज्यसभा में वक्फाई सवालात के दौरान वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा कि हुकूमत की तरफ से जानबूझकर कर्ज अदा न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की वजह से आरबीआई को बड़ी रकम मिली है। वजीर खजाना ने कहा कि मगरबी ममालिक में बैंकिंग के शोबे की हालत अच्छी नहीं है, जबकि भारत में ये शोबा अच्छी तरह से काम कर रहा है। Even last year, major bank collapses happened both in the United States of America and in Switzerland and in Germany. And here we are showing you figure year after year.
about NPA coming down. Doesn't that indicate the health of the banks in both these countries? Not only NPA is coming down, profit margins going up of the banks. और शदीद गर्दाबी तूफान मीचोंग के आज दोपहर बाद आंध्र प्रदेश में बापटला के करीब निल्लौर और मछलीपट्टनम के दरमियान साहिल को अबूर करने का इम्कान है, जिसमें 90 से 100 किलोमीटर फी घंटे से 110 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। फिलहाल तूफान के असर की वजह से रायलसीमा, आंध्रा के पालनाडु इलाका और साहिली आंध्र प्रदेश में मुसलसल तेज बारिश हो रही है। तिरुपति, बापटला, निल्लौर, प्रकाशम और पुलनाडु, गुंटूर, कृष्णा, एनटीआर और एलुवुरु और साहिली अजला में भारी बारिश रिकॉर्ड की गई है। माहीगीरों को सूरत हाल जो मामूल पर आने तक पानी में न जाने का मशवरा दिया गया है। मुसलसल बारिश के बाद चेन्नई हवाई अड्डे से सैलाब का पानी कम हो गया है और हवाई अड्डा ऑपरेशन के लिए तैयार है। जमीन पर 21 तैयारे और टर्मिनल में तकरीबन 1500 तैयारे मौजूद हैं। चेन्नई में बारिश रुक गई है। तमाम एयरलाइंस को इस बारे में मुत्तला कर दिया गया है। एयरलाइंस का कहना है कि रात 9 बजे से एयरपोर्ट पर परवाजें शुरू हो सकती हैं। ऑपरेशन शुरू करने से मुताल्लिक फैसला एयरलाइंस करेगी, ताहम पानी की वजह से हवाई अड्डे पर जगह जगह गंदगी नजर आ रही है। चेन्नई हवाई अड्डे की टीम को टर्मिनल्स की मुनासिब देखभाल, ट्रैफिक मैनेजमेंट, ट्रॉलियों की दस्तयाबी और दीगर तमाम सहूलियात को यकीनी बनाने का मशवरा दिया गया है। भारतीय रेलवे ने समुद्री तूफान मीचोंग से मुतासरा इलाकों में किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। तूफान की वजह से कुल 180 ट्रेनें मनसूख कर दी गई हैं। तूफान से मुताल्लिक डिजास्टर मैनेजमेंट की तैयारियों के एक हिस्से के तौर पर एक हंगामी कंट्रोल रूम कायम किया गया है, जहां से ट्रेन के ऑपरेशन की 24 घंटे निगरानी की जा रही है। तमाम फील्ड अफसरान को भी अलर्ट कर दिया गया है। तूफान की रफ्तार और IMD की पेशन गोई के मुताबिक ट्रेन ऑपरेशन की मंसूबाबंदी करने की हिदायत दी गई है। साथ ही चेन्नई डिवीजन के हेल्थ यूनिट ने भी अपना डिजास्टर मैनेजमेंट एक्शन प्लान तैयार किया है और 2 टीमें तश्कील दी हैं। मुकामी अस्पतालों और रेलवे अस्पतालों को हंगामी हालात के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। हज कमेटी ऑफ इंडिया के जरिए हज 2024 के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें भरने का अमल जारी है। दरख्वास्त देने की कार्रवाई 4 दिसंबर 2023 से शुरू हुई, जो 20 दिसंबर 2023 तक जारी रहेगी। हज दरख्वास्त फॉर्म हज कमेटी की वेबसाइट hajcommittee.gov.in पर ऑनलाइन दरख्वास्त जमा या मोबाइल ऐप हज सुविधा के जरिए भी दाखिल किया जा सकता है। दरख्वास्त दहिंदगान को मशवरा दिया जाता है कि हज फार्म भरने से पहले रहनुमा खतूत अपनी जिम्मेदारी को बगौर पढ़ें। सऊदी अरब के हज और उम्रा के वजीर तौफीक बिन फौजान अल राबी ने कहा कि हज के सफ़र और तमाम दस्तावेजात के अमल को आसान बनाया जाएगा। सफ़र हज के लिए 90 दिन उम्रा वीज़ा और बराह रास्त परवाज़ों के लिए भी खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। The Umrah visa is valid for 90 days, allows holders to reside and travel within the kingdom, ensuring an efficient and convenient pilgrimage experience. This scheme seeks to streamline the visa acquisition process and enhance the overall accessibility for Umrah pilgrims. During our meetings, we explored various opportunities that we aim to capitalize on and challenges that we are dedicated to overcoming to facilitate the arrival of more Umrah pilgrims and visitors to the 2 holy mosques. Our collaborative efforts have significantly increased the number of Umrah pilgrims from India, surpassing 1.2 million in 2023. That is 74% increase in comparison with 2022. We are committed to initiating discussions to enhance the range of direct flights options between our 2 nations. उमूर खारजा के वजीर मुमलिकत वी मुरलीधरन ने कहा कि सफ़र हज से मुताल्लिक़ भारत और सऊदी अरब के दरमियान तफसीली बातचीत हुई है। दोनों ममालिक ने आज़मीन हज की सिक्योरिटी और इंतजामात पर इत्तफाक किया। Hajj pilgrimage is an important aspect of bilateral relationship between India and Saudi Arabia. The continuous success of Hajj pilgrimage undertaken by our citizens is a testament to the strong commitment made by both countries.
I take this opportunity to place our sincere appreciation to the leadership and the authorities concerned in Kingdom of Saudi Arabia for the successful Hajj arrangements earlier this year for Indian pilgrims. मरकजी वज़ीर स्मृति ईरानी ने सफ़र हज के बारे में मालूमात दी। उन्होंने कहा कि सफ़र हज को बामानी और काबिल रसाई बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने कहा कि आज़मीन हज में ख़वातीन आज़मीन हज के लिए हुकूमत खुसूसी इंतज़ामात करेगी। I would like to highlight to my friends in the media and Excellency, to your kind self, that we are deeply appreciative of the help that we have received from the Kingdom of Saudi Arabia for extending special help and cooperation for the smooth conduct of Hajj, not only every year, but also particularly in the Hajj 2023, where close to 47% of our pilgrims who embarked on Hajj from India were women, including close to 4,000 women who went under the Lady Without Merham category, which is an all-time high in my nation. और इंतखाबी रियासतों में मायूस कुन कारकर्दगी के बाद कल दिल्ली में INDI इत्तेहाद की तमाम 28 इत्तेहादी जमातों की मीटिंग से कबल तमाम अपोजिशन लीडर आज जमा हुए। ताहम INDI इत्तेहाद में दरार के हवाले से मजबूत इत्तलात हैं। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार कल होने वाली इस मीटिंग में शिरकत नहीं करेंगे। इससे कबल बात यह भी सामने आ रही है कि समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने मीटिंग में हिस्सा न लेने की बात सामने आ रही है। INDI इत्तेहाद की सरकर्दा रहनुमाओं की ये चौथी मीटिंग है और इससे पहले की तीनों मीटिंगों में अखिलेश यादव ने शिरकत की थी। इस मध्य प्रदेश इंतखाबात से पैदा होने वाले तनाज़े से जोड़ा जा रहा है। वहीं मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने भी मीटिंग में शिरकत से इनकार कर दिया है। यहाँ तक कि उन्होंने मीटिंग से मुताल्लिक़ मालूमात से ही इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो अपने पहले से तयशुदा प्रोग्राम में शिरकत करेंगी। मेरे को पता जिसमें नहीं है उसमें आप क्यों हमको पूछ रहा है? मेरे को पता नहीं है, मेरे को जानकारी नहीं है। इसी के लिए मैंने बाहर में प्रोग्राम रख दिया नॉर्थ बंगाल टूर में। उधर में हमारा 6-7 दिन का प्रोग्राम है। तो मेरे को जानकारी होता तो हम थोड़ा ही प्रोग्राम रखता, हम जरूर जाते, लेकिन हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। इसी के लिए हम नॉर्थ बंगाल टूर में जा रहा है। मगरबी बंगाल के जानवरों की स्मगलिंग मामले में गिरफ्तार तृणमूल कांग्रेस लीडर अनुव्रत मंडल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अनुव्रत मंडल को दरख्वास्त जमानत पर समाअत 22 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने CBI को हुक्म दिया कि वो अनुव्रत के खिलाफ दायर चार्जशीट की कापी और दस्तावेजात मुल्जिमीन को सौंपे। अदालत ने CBI को 1 हफ्ते के अंदर तमाम दस्तावेजात फराहम करने की हिदायत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो ट्रायल कोर्ट में मजीद कार्रवाई की पेशरफ्त देखना चाहती है ताकि वो इसकी तरफ से दायर जमानत की दरख्वास्त पर मजीद फैसला ले सके। आगे बढ़ते हैं। कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने आज जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी की फंडिंग के मामले में 8 मकामात पर छापेमारी की है। ये छापे जम्मू कश्मीर पुलिस और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के साथ मिलकर कश्मीर में 7 और जम्मू में 1 मुकाम पर मारे गए। शोपियां और बारामूला समेत दीगर इलाकों में भी छापे मारे जा रहे हैं। मुलजिमीन की रिहाइश गाहों और दीगर मकामात पर छापे जारी हैं। ये छापा कश्मीर में सरगर्म दहशतगर्दों को ड्रोन के जरिए हथियारों की फराहमी से मुताल्लिक पाकिस्तान की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी के केस में एक मुलजिम की गिरफ्तारी के चंद दिन के बाद किया गया है। NIA की जम्मू शाख की एक टीम ने 27 नवंबर को कठुआ जिले के 22 साला जाकिर हुसैन को गिरफ्तार करने के बाद 29 नवंबर को इस सिलसिले में मालूमात फराहम की थी। वो 8वें मुलजिम थे जिन्हें NIA ने गुज़िश्ता साल 30 जुलाई को दर्ज केस में गिरफ्तार किया था। वादी कश्मीर और पूरे मुल्क में दहशतगर्दी और तशद्दुद के वाक़यात को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान के हिमायत याफ्ता दहशतगर्द ग्रुपों की बड़ी साजिश को बेनकाम करने के लिए NIA की तहकीकात का अमल जारी है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने दहशतगर्द और गैंगस्टर साजबाज से मुताल्लिक एक मुकदमा दर्ज किया है। ये कार्रवाई NIA की तहकीकात के सिलसिले में की गई है। इस मामले की तहकीकात के हिस्से के तौर पर ED राजस्थान और हरियाणा में 13 मकामात पर छापे मार रही है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और इसके साथियों के खिलाफ क्रैकडाउन करने के लिए उनसे मुंसलिक अहाते पर भी छापेमारी जारी है।
और इसरो मुस्तकबिल के कमरी मिशन के पेश नज़र एक अनोखे तजुर्बे में ज़मीन के मदार में चांद के गिर्द चक्कर लगाने वाली चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल को वापस ले आया है। इसके लिए रिटर्न मैनूर किया गया है और साथ में 10 नवंबर को चांद से ज़मीन पर वापसी का सफ़र शुरू किया गया। गुज़िश्ता 22 नवंबर को खलाई जहाज ज़मीन के अपने करीब तरीन मुकाम से गुजरा। ये तजुर्बा चांद से नमूने वापस लाने के मिशन को मद्देनजर रखते हुए किया गया है। इसरो ने कहा है कि जिस तरह लैंडर विक्रम का हॉप टेस्ट चांद की सतह पर किया गया था, उसी तरह ये एक और मुनफरिद तजुर्बा है। प्रोपल्शन मॉड्यूल जो इससे कबल चांद के 150 किलोमीटर के मदार में घूम रहा था, अब जमीन के मदार में है। इसरो ने कहा है कि प्रोपल्शन मॉड्यूल अब तकरीबन 13 दिनों में जमीन के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल कर रहा है। इसका मदार भी बदल रहा है और ये जमीन से कम अज कम 1.15 लाख किलोमीटर के फासले पर आएगा और साथ में जमीन के किसी भी मदार में चक्कर लगाने वाले सैटेलाइट से टकराने का कोई खतरा नहीं है। भारत मंडपम में बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस ग्लोबल बायो इंडिया 2023 का इनेकाद किया गया है। इस कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह पीर को मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। इस मौके पर मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि 2014 के मुकाबले में जहां सिर्फ 50 बायोटेक स्टार्टअप थे, आज उनकी तादाद 6000 से तजावुज कर गई है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में हिंदुस्तान की बायो इकोनॉमी में इजाफा हुआ है और हिंदुस्तान का शुमार दुनिया की पहली चंद बायो इकोनॉमी में किया जा रहा है। पेश है हमारे नामानिगार ग्रीश निशाना की ये रिपोर्ट। भारत मंडपम में मरकजी वजीर मुमलिकत बराए साइंस और टेक्नोलॉजी, PMO, अमला, अवामी शिकायत, पेंशन, एटमी तवानाई और खलाई ने भारत मंडपम में बायोटेक्नोलॉजी पर एक मेगा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस ग्लोबल बायो इंडिया 2023 का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में हिंदुस्तान की बायो इकॉनमी ने गुज़िश्ता 9 सालों में तरक्की देखी है। 2014 से पहले सिर्फ 50 बायोटेक स्टार्टअप थे, लेकिन आज उनकी तादाद 6000 से तजावुज कर चुकी है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में गुज़िश्ता 8-10 सालों में हमारी बायो इकॉनमी में 13 गुना इजाफा हुआ है। हिंदुस्तान का शुमार अब दुनिया की पहली चंद बायो इकोनॉमीज में किया जाता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से बहुत सारे इस तरह से रिफॉर्म्स लाए हैं जिससे लिबरलाइज हुआ है हमारा साइंस सेक्टर, चाहे वो अंतरिक्ष का विभाग था चाहे दूसरे विभाग थे, उसके चलते ये परिणाम है कि जहां 2014 से पहले मात्र 50 बायोटेक स्टार्टअप हुआ करते थे देश में, आज उसकी संख्या बढ़कर के 6000 तक हो गई है और हम दुनिया की पहली कुछ एक बायो इकोनॉमीज में उनको गिना जा रहा है। पिछले 8-10 वर्ष में लगभग 13 गुना वृद्धि, 13 गुना इजाफा हुआ है भारत की बायो इकोनॉमी में। लगभग $10 बिलियन से बढ़कर के $130 बिलियन और बड़ी तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। आज दुनिया भारत को एक इमर्जिंग ग्लोबल हब ऑफ बायोटेक्नोलॉजी देख रही है। इस बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का थीम ग्लोबल बायो इंडिया 2023 बायो इनोवेशन और बायो मैन्युफैक्चरिंग रखा गया है। 6 दिसंबर तक जारी रहने वाली इस कॉन्फ्रेंस में भारत मंडपम के साथ हॉल नंबर 14 में एक नुमाइश का भी एहतमाम किया गया है। इस नुमाइश में बायोटेक्नोलॉजी से मुतालिक बहुत सी मसनूआत और स्टार्टअप भी देखे जा सकते हैं। गौरतलब बात यह है कि हिंदुस्तान को अब दुनिया में बायोटेक्नोलॉजी के आला तरीन मकामात में शुमार किया जा रहा है। ग्रीश निशाना की रिपोर्ट, DT न्यूज़। और गैर मुल्की खबरों में इसराइल ने जनूबी गजा में अपने हमले तेज कर दिए हैं। गजा के जनूबी इलाके रफा में इसराइली हमले में एक कई मंजिला इमारत तबाह हो गई है। इस इमारत में मौजूद बच्चे मलबे तले दब गए हैं। लोगों को बाहर निकालने के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुकामी लोगों के मुताबिक इसराइली हमले में 1 दर्जन से ज़ायद अफराद मारे गए। कई हलाक शुदगान अब भी इमारत के मलबे तले दबे हुए हैं। तंजानिया में तबाहकुन सैलाब की 22 हलाकतों की तादाद 63 हो गई है। जख्मियों की तादाद भी 116 हो गई है। वजीर आजम कासिम मजालेवा ने इत्तला दी। हुकूमत ने सैलाब में फंसे सैकड़ों लोगों की मदद के लिए फौज को तैनात कर दिया है। ये सैलाब खत्ते में 40 सालों में बदतरीन खुश्क साली के बाद आया है। मुल्क के शुमाल में माउंट हैनांग के करीब आने वाली सैलाब से घरों, सड़कों और पुलों को नुकसान पहुंचा है। राहत और बचाव के कामों में भी मुश्किलात का सामना है। दुबई में
अक़वाम मुत्तहिदा की मौसमियाती सरबराह इजलास में शिरकत करने वाली सदर सामिया सुलूहू हसन ने कहा कि वो तबाही की वजह से तंजानिया वापसी के लिए अपना सफर मुख्तसर कर रहे हैं। और खेल की खबरों में मलेशिया में जारी जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में भारतीय मर्दों की हॉकी टीम ने शानदार जीत के साथ अपनी मुहिम का आगाज किया है। टीम पहले मैच में जनूबी कोरिया को 4-2 से शिकस्त देने में कामयाबी हासिल की। भारतीय टीम ने मैच में इब्तदाई बढ़तरी हासिल की। पहले क्वार्टर में अरजीत सिंह हैंडल के गोल की मदद से 1-0 की बढ़तरी हासिल की है और दूसरे क्वार्टर में अरिजीत ने अपना और टीम का दूसरा गोल किया। भारत के लिए तीसरा गोल अमनदीप ने 30वें मिनट में किया। 41वें मिनट में गोल करके अरिजीत सिंह हंदल ने ये सिर्फ अपनी हैट्रिक मुकम्मल की बल्कि टीम को 4-1 से आगे कर दिया। कोरिया की जानिब से दूसरा गोल 45वें मिनट में किया गया। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें। आदाब।